हेलो एवरीवन, सीएसआर नेट फिजिकल साइंस के आज के इस लेक्चर में एटॉमिक एंड सॉलिड के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं सितंबर 2022 के पेपर में, इनके सॉल्यूशन करेंगे। दोनों सब्जेक्ट को एक साथ मैंने इसलिए लिया है क्योंकि सॉलिड स्टेट फिजिक्स में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा है 5 मार्क्स में, और एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं 5 मार्क्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स का ही है, जिसमें हमें गिवन है कि 3 फिगर्स हैं एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग इक्विलेटरल ट्रायंगल, रेक्टेंगल और हेक्सागन। आपने बताना है कि इनमें से कौन से प्रिमिटिव यूनिट सेल जो है ना, प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन सा है ऑफ ए ब्रेविस लैटिस इन द 2 डायमेंशंस। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल और ब्रेविस लैटिस, ठीक है, इन 3 का आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, इनका मीनिंग पता होना चाहिए कि कौन सा हमारे पास यूनिट सेल है, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है ना, ये सब चीजें। देखो, यूनिट सेल का मीनिंग है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए क्रिस्टल, जिसकी सहायता से आप पूरा जो क्रिस्टल लेटिस है ना वो फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है, जिसके रिपीटिशन से पूरा क्रिस्टल लेटिस जो है वो हमारे पास बन सकता है या फॉर्म हो सकता है। हम कह सकते हैं यूनिट सेल क्या है हमारे पास, स्मॉलेस्ट यूनिट विच, ठीक है ना, विच गिव्स कंप्लीट लेटिस या क्रिस्टल लेटिस ऑन रिपीटिशन। तो इसके रिपीटिशन से हमें कंप्लीट क्रिस्टल लेटिस जो है वापस से मिल जाता है। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है? प्रिमिटिव यूनिट सेल का मीनिंग है कि जिसके अंदर एन इफेक्टिव यानी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जो है हमारे पास वो कितना हो, 1 के इक्वल। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल अगर 1 के बराबर आता है तो वो प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है, और अगर ये 1 के अलावा कुछ और आएगा 2, 4 एटसेट्रा, तो इस केस में हमारे पास होगा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसका एग्जांपल बताता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास ये एक स्क्वायर है ना, स्क्वायर फॉर्म में हमारे पास ये जो है ब्रेविस लैटिस आपको गिवन है, ठीक है, यूनिट सेल आपको गिवन है। अब यहां पर एटम होगा, यहां पर एटम होगा, कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं, देखो यहां पे, ठीक है ना, कॉर्नर्स पर यहां पर प्रेजेंट होंगे। अब एक एटम का जो 1/4 पार्ट है ना, एक एटम का जो 1/4 पार्ट है वो हमारे पास इस यूनिट सेल के अंदर कंटेन हो रखा है। और ऐसे टोटल कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? 4 नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो अगर हम अफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स की बात करें इनसाइड दिस यूनिट सेल, तो वो कितने हैं? 4 एटम्स का 1/4 कंट्रीब्यूशन, तो टोटल कितना हो गया? 1 के इक्वल। तो क्योंकि अनअफेक्टिव हमारे पास 1 के इक्वल आ रहा है, सो दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास जैसे सिंपल क्यूबिक होता है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में एन इफेक्टिव कैसे लिखते हैं आप लोग? अफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इज रिटन एज 8 × 1/8, जिसका वैल्यू आता है 1 के बराबर। तो ये भी एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है 3 डायमेंशंस में। स्क्वायर है तो ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है इन द 2 डायमेंशंस। बीसीसी की बात करते हैं। बीसीसी में तो हमारे पास सेंटर पर भी प्रेजेंट होगा ना एक एटम, तो यहां पर एन इफेक्टिव का वैल्यू आता है 1 + 1 यानी 2 के बराबर, ठीक है ना। 1/8 × 8 प्लस में 1 = कितना हो गया? 2। तो ये एक प्रिमिटिव यूनिट सेल नहीं है, ये एक प्रिमिटिव यूनिट सेल नहीं है। तो इस टाइप से हम डिफरेंशिएट करते हैं प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में। अब ये जो आपको दे रखे हैं ना, हेक्सागन, इसके अलावा रेक्टेंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये सभी के सभी दरअसल प्रिमिटिव यूनिट सेल हैं। लेकिन ब्रेविस लैटिस फॉर्म होने के लिए यहां पर कुछ कंडीशन है जिसको कहा जाता है सिमेट्री ऑपरेशंस, ठीक है ना। देखो, सिमेट्री ऑपरेशंस अगर हमारे पास में वैलिडेट रहेंगे इन क्रिस्टल लैटिस, तो हम कहेंगे कि ये एक ब्रेविस लैटिस होगा। सिमेट्री ऑपरेशंस आपको पता है 4 टाइप्स के होते हैं, ट्रांसलेशन, रोटेशन, इन्वर्जन और रिफ्लेक्शन। अगर ये 4 हमारे पास में सिमेट्री ऑपरेशंस करने पर मतलब रिजल्ट आपको सेम मिलता हो, तो वो हमारे पास ब्रेविस लैटिस फॉर्म करेगा। तो ऐसा नहीं है कि हर एक जो लेटिस है उसके अलग अलग जो हमारे पास अरेंजमेंट्स होंगे या फिर यूनिट सेल होगा वो सारे के सारे ब्रेविस लैटिस फॉर्म करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुछ हमारे पास जो है ना ये सिमेट्री ऑपरेशंस होते हैं, ट्रांसलेशन, रोटेशन, इन्वर्जन और रिफ्लेक्शन, जिनको सेटिस्फाई करेगा वही हमारे पास ब्रेविस लैटिस फॉर्म कर रहा होता है। अब अगर 1D की बात करें, 2D की बात करें, 3D की बात करें, तो इनमें मैं आपको बता देता हूं। देखो, 1D केस में तो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लाइन जो है ना, ये सिंगल लाइन,
ठीक है, दिस वाज ए सिंगल लाइन जो कि दो एटम्स को आपस में कनेक्ट किए हुए है। ये हमारे पास एक ब्रेविस लैटिस है इन द वन डायमेंशन। 2D के अंदर टोटल हमारे पास 5 ब्रेविस लैटिस जो है वो फॉर्म होते हैं, तो 5 ही हमारे पास अरेंजमेंट हो सकते हैं। ठीक है, मैं इनके नाम भी बता देता हूं। देखो ओब्लिक, क्योंकि 2 डायमेंशन में तो पूछा गया ना। इसके अलावा स्क्वायर, एक होगा हेक्सागन। ठीक है, ऑब्लिक का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से दिखेगा आपको, स्क्वायर का इस टाइप से, हेक्सागन का इस टाइप से दिखेगा आपको। ठीक है ना, दिस इज हेक्सागन, या फिर आपको इस टाइप से भी दिख सकता है ना, ये इस टाइप से बना दो। यहां पर जो ऑब्लिक होता है ना, इसमें देखो ए हमारे पास जो है वो बी के बराबर होगा, बट थीटा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, स्क्वायर के केस में क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। हेक्सागन के लिए ये होगा कि ए इज इक्वल टू बी एंड थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 120 डिग्री। ठीक है ना, 120 डिग्री। इसके अलावा हमारे पास होता है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में दो होंगे, देखो है ना। एक तो रेक्टेंगल जो हम लोग स्टडी करते हैं इस टाइप से, जहां पर ए डज नॉट इक्वल टू बी होगा और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और एक होता है हमारे पास में, ये तो प्रीमिटिव है ना, दिस इज प्रीमिटिव, ध्यान रखेंगे। तो प्रीमिटिव इस टाइप का दिखता है, प्रीमिटिव रेक्टेंगुलर ब्रेविस लैटिस, ये है हमारे पास। ठीक है ना, ए डज नॉट इक्वल टू बी, दिस इज ए, है ना। ये हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर है, और ये इनके बीच का एंगल है जो कि 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, और एक हमारे पास होता है सेंटर्ड रेक्टेंगुलर ब्रेविस लैटिस इन द 2 डायमेंशन। तो उसमें ना बीच में हमारे पास इस टाइप से रहेगा, ये नॉन प्रिमिटिव है, ये नॉन प्रिमिटिव है। ठीक है ना, दिस इज नॉन प्रिमिटिव, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे एन इफेक्टिव कितना आ रखा है, 1/4 इंटू में 4 और प्लस में ये बीच वाला 1, तो 2 हो जाएगा। तो अनइफेक्टिव क्योंकि 2 के इक्वल है, सो इट इज ए नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओके, तो ब्रेविस लैटिस जो प्रिमिटिव भी हो सकता है, नॉन प्रिमिटिव भी हो सकता है। इसके लिए कंडीशन ये है कि सिमेट्री ऑपरेशंस जो है इनको फुलफिल करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 2 डायमेंशन में जो ट्रायंगल है वो इन सिमेट्री ऑपरेशंस को जो है फुलफिल नहीं कर पाता है, इसलिए वो एक ब्रेविस लैटिस नहीं है। इसका मतलब आंसर जो इसके अंदर हो जाएगा वो 2 and 3 तो है, मतलब रेक्टेंगल और हेक्सागन ना, रेक्टेंगल हेक्सागन ये तो आपके पास रहेगा ब्रेविस लैटिस इन द 2 डायमेंशंस, लेकिन ट्रायंगल इसका आंसर नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से 3D की बात करें तो टोटल 14 ब्रेविस लैटिस होते हैं ना। आप लोग स्टडी करते हैं ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, तो ये सारे के सारे हमारे पास एटसेट्रा 14 जो है हमारे पास आते हैं ब्रेविस लैटिस। ये क्वेश्चन आपका जनरल जो है ना सॉलिड स्टेट फिजिक्स के स्टार्टिंग से ही पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद की जो भी चीज़ें, अफेक्टिव मास, हॉल इफेक्ट, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, है ना, तो इन सब पर कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया। सुपर कंडक्टिविटी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से हर साल क्वेश्चन बनते भी हैं, लेकिन पता नहीं इस साल में जो है एक ही क्वेश्चन पूछा गया जो कि यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से ही पूछ लिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं अब 3 जो क्वेश्चन बचे हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स से बेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है हाइड्रोजन एटम का, इसमें फ्रीक्वेंसी जो होगी ट्रांजिशन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, उसको न्यू एच से डिनोट कर रहा है, और पॉजिटिवली चार्ज्ड म्यून और इलेक्ट्रॉन के बाउंड स्टेट के जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आएगी उसको म्यू से डिनोट कर रहा है। अब जो हमारे पास म्यू है और इलेक्ट्रॉन है, यानी चार्ज्ड म्यून और इलेक्ट्रॉन दोनों का मास आपको गिवन है, आपने यहाँ पर फ्रैक्शनल रेशियो जो है ना आपसे पूछा गया है ना। देखो न्यू एच और न्यू म्यू, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू द हाइड्रोजन एटम जब उसका ट्रांजिशन हो रहा होगा ग्राउंड से लेकर के एक्साइटेड स्टेट, और इन द सिमिलर हमारे पास जो है ना ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जब ट्रांजिशन होगा तो उसके लिए जो म्यून है हमारे पास, ठीक है ना, एक्चुअल में देखो म्यून पॉजिटिवली चार्ज्ड म्यून विच इज म्यू प्लस और इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों का जो बाउंड स्टेट होता है ना इसको बोलते हैं म्योनिक एटम। तो एक तरीके से आप ऐसा समझ लो कि म्योनिक एटम की बात चल रही है। दिस इज हाइड्रोजन एटम जिसका फ्रीक्वेंसी न्यू एच है, और म्योनिक एटम जिसका फ्रीक्वेंसी न्यू म्यू है। ठीक है, अब एक काम करता हूं, थोड़ा सा ना हम यहां पर एक काम कर लेते हैं, इसको न्यू एम से डिनोट कर देता हूं मैं, ठीक है ना, बार बार न्यू म्यू बोलने से बढ़िया है एक बार न्यू एम से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, और आपको यहां से कैलकुलेट करने को बोला है न्यू एम माइनस न्यू एच डिवाइडेड बाय एंड देन वी हैव न्यू एच। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा ये आपसे पूछने लग रहा है, और ये फ्रीक्वेंसी है। देखो हम लोग जानते हैं कि जो एनर्जी है इज इक्वल टू एच न्यू, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है माइनस आर
एच सी, ठीक है ना, माइनस आर इन्फिनिटी एच सी जेड स्क्वायर, एंड देन वी हैव 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ग्राउंड स्टेट से जब आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो यहां पर 1 और 2 वैल्यूज आ जाएंगी। दिस इज वैल्यू 1 एंड दिस इज वैल्यू 2। तो बेसिकली मुझे तो इन दोनों जो एटम्स है ना, म्योनिक एटम और हाइड्रोजन एटम, इन दोनों में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है और वो है रिड्यूस्ड मास को लेकर के। और बताओ क्या डिफरेंस है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन के लेकर के बात चल रही है तो वो तो एक ही मतलब लेवल है ना, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, वो तो कॉमन है हमारे पास दोनों जो है एटम्स के अंदर। तो डिफरेंस किस चीज को लेकर के? डिफरेंस इन दोनों के रिड्यूस्ड मास को लेकर के। तो किसी तरीके से ये फाइंड आउट करो कि जो फ्रीक्वेंसी है वो रिड्यूस्ड मास पर कैसे निर्भर करती है। फ्रीक्वेंसी जो है वो रिड्यूस्ड मास पर कैसे निर्भर करती भी है कि नहीं करती? अगर नहीं करती तो 1 माइनस मतलब 0 ही आ जाएगा, फिर तो कोई किसी प्रकार का डिफरेंस ही नहीं है। ठीक है, तो एक बार देखो ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये बोहर के जो थर्ड पोस्टुलेट है ना, वहीं से आया है दरअसल। एब्जॉर्प्शन या एमिशन जब होता है फोटोन का, तो उस समय जो डिफरेंस होगा एनर्जी, दो एनर्जी लेवल्स के बीच का, वो ये है, एंड दैट शुड कोरस्पॉन्ड टू द फोटोन एनर्जी एच न्यू। ठीक है, तो यहां से आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी न्यू है इट इज प्रोपोर्शनल टू आर इन्फिनिटी। ठीक है ना, और ये जो आर इन्फिनिटी होता है ना, रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू इट इज एम। वैसे यहां पर एम नहीं आता, यहां पर आएगा रिड्यूस्ड मास। ठीक है, म्यू e टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय, एंड देन वी हैव 8, ठीक है ना, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ठीक है, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर पाई स्क्वायर एंड h क्यूब c, ये हमारे पास वैल्यू होती है। ठीक है ना, तो ये वैल्यू हमारे पास रहेगी। तो आप ये जो हमारे पास है इसमें आप देख सकते हो कि रेडबर्ग कांस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस्ड मास है। तो अगर ये प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस्ड मास है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी प्रोपोर्शनल है रिड्यूस्ड मास के। तो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस्ड मास, करेक्ट है। तो एक तरीके से आप ऐसा समझ लो कि ये जो रेशियो आपसे निकलवा रहा है ना, इस रेशियो का सीधा सीधा सा मीनिंग ये है कि रिड्यूस्ड मास ऑफ म्योनिक एटम माइनस रिड्यूस्ड मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाय रिड्यूस्ड मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ये आपसे पूछना चाह रहा है, क्योंकि रेशियो में जो भी कांस्टेंट टर्म्स आएंगी ना, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म्स आएंगी वो तो रेशियो लेते टाइम कैंसिल आउट हो जाएंगी। जो चीज डिफरेंट है इन दोनों केस में वो है रिड्यूस्ड मास। अब रिड्यूस्ड मास जो हाइड्रोजन एटम का है दैट इज इक्वल टू ME, दैट इज इक्वल टू ME के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल टू ME। और अगर हम लोग म्योनिक एटम की बात करते हैं, ठीक है ना, म्योनिक एटम म्यू M, ठीक है ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन है, म्यून्स है, तो M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस में M2। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन का मास और म्यून्स का मास, ये आपको क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा है। देखो म्यून्स का दे रखा है 10⁻⁻28 किलोग्राम और ये दे रखा है 10⁻⁻30 किलोग्राम। तो आप इन दोनों से कंक्लूजन ये निकाल सकते हो कि जो वैल्यू है एम म्यू का, ठीक है ना, पॉजिटिव जो हमारे पास म्यून्स हैं इनका मास बराबर होगा 100 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। करेक्ट है ना, आप इन दोनों को डिवाइड करके भी देख सकते हो और वैसे भी यहीं से पता चल रहा है आपको कि जो हमारे पास म्यून्स हैं इनका मास 100 टाइम्स है इलेक्ट्रॉन के मास से। ठीक है ना, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁻28। अब ये वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं तो मेरे पास आएगा, देखो 100 ME डिवाइडेड बाय 101 ME। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, तो 100 ME डिवाइडेड बाय 101। बस अब आपने जो है ना डिफरेंस कैलकुलेट करना है यहाँ पे, तो ये डिफरेंस देख लेते हैं कितना है। सो द डिफरेंस विल बी 100/101 माइनस, और ये आपको 1 दे रखा है, डिवाइडेड बाय, और म्यू एच का वैल्यू कितना है, म्यू एच है ना यहाँ पे नीचे, यस हाइड्रोजन है तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास में 1। ठीक है, हाइड्रोजन है ना तो यहाँ पर हो जाएगा 1, और ME से ME जो है ना ये हमारे पास हो गया कैंसिल आउट। सो दिस इज कैंसिलिंग आउट, करेक्ट है। तो आपको यहां से मिलेगा कितना, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 101। ठीक है ना, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 101, ये आपको मिल रहा है यहां से। ठीक है, और ये वैल्यू लगभग आएगा आपके पास अराउंड माइनस का 0.01। बताइए, अराउंड मतलब माइनस का 0.01 आएगा। सो ये आपके पास आंसर आ जाता है यहां से। द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, -0.01 इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
रमन रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम जो है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का इज ऑब्जर्व्ड यूजिंग एन इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ वेव नंबर, है ना। तो हमारे पास जो रेडिएशन है, इंसिडेंट रेडिएशन, इसका वेव नंबर आपको गिवन है एंड इट इज 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स। आगे कहता है कि फर्स्ट शिफ्टेड जो बैंड है ना, फर्स्ट शिफ्टेड बैंड, तो यहां पर आपको वेव नंबर्स ऑब्जर्व्ड लाइंस के दे रखे हैं, ठीक है। तो यहां पर 5 वैल्यूज हैं, तो एक काम करते हैं, इसको डायग्राम में ही हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं इस टाइप से। अभी जो है ना, इसमें आपने क्या फाइंड आउट करना है, यहां से वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी और रोटेशनल कांस्टेंट। तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टोक्स लाइंस ये आपने मालूम करना है, ठीक है, और इसके अलावा हमें रोटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू भी पता करना है। करेक्ट है, ये हमारे पास है। अच्छा, अभी देखो रोटेशनल वाइब्रेशनल जो है रमन स्पेक्ट्रम कौन शो करते हैं, कौन से वाले मॉलिक्यूल शो करते हैं? जो पोलराइजेबिलिटी है ना, पोलराइजेबिलिटी वो हमारे पास चेंज हो रही हो। तो ये हमारे पास दोनों टाइप के होते हैं मॉलिक्यूल्स, होमो न्यूक्लियर भी और हेटेरो न्यूक्लियर भी। तो होमो और हेटेरो दोनों हमारे पास शो करते हैं ये, ठीक है ना, रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम। अब इसमें जो सिलेक्शन रूल होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पे देखो रोटेशनल रमन, ठीक है ना, रोटेशनल रमन, इसमें सिलेक्शन रूल होगा डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 ± 2, और जो वाइब्रेशनल रमन होता है इसमें होगा डेल्टा न्यू इज इक्वल टू ±1। अब यहां पे जो डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 है ये है ±2, तो यहां -2 होगा, यहां पर +2, ठीक है ना। तो 0 कोरस्पॉन्ड करता है रेले लाइन को, -2 कोरस्पॉन्ड करता है स्टोक्स लाइन को, एंड +2 कोरस्पॉन्ड करता है एंटी स्टोक्स लाइन को। फिर इसके बाद यहां पर जो है वाइब्रेशनल रमन के अंदर जो डेल्टा न्यू है इसका वैल्यू है हमारे पास में डेल्टा वी का वैल्यू, ठीक है ना। डेल्टा वी का वैल्यू यहां पर कितना है, +-1, तो यहां पर होगा हमारे पास +1 और यहां पर होगा -1, ठीक है। तो +1 कोरस्पॉन्ड कर रहा है यहां पे स्टोक्स लाइन को और -1 कोरस्पॉन्ड करता है यहां पे एंटी स्टोक लाइन को। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए ये चीज, ठीक है। जे यहां पे रोटेशनल क्वांटम नंबर है और वी यहां पर वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है। करेक्ट है। नेक्स्ट फैक्ट एक और आता है हमारे पास, ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, B ऑफ 4J + 6, ठीक है ना। ये वैल्यू हमारे पास आता है B ऑफ 4J + 6 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा रोटेशनल रमन एनर्जी, ठीक है ना। तो रोटेशनल रमन जो एनर्जी लेवल्स होते हैं ना वो आपको इस प्रकार से शो होते हैं, और वाइब्रेशनल में इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर रहा हूं बेसिकली। यहां पर जो रैले लाइन और स्टोक लाइन के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, या फिर रैले लाइन और जो एंटी स्टोक लाइन के बीच का डिफरेंस, दैट वाज 6B। कितना होता है, 6B, ठीक है। और इसके अलावा जो कंसेक्यूटिव स्टोक्स या कंसेक्यूटिव एंटी स्टोक्स लाइन के बीच का डिफरेंस है दैट वाज 4B, ठीक है। और एक होता है हमारे पास 12B। तो ध्यान देने वाली बात यह है 6B किसके बीच में है, रैले और स्टोक्स के बीच में, और रैले और एंटी स्टोक्स के बीच में। 4B जो है ये हमारे पास किसके बीच का डिफरेंस है, 4B डिफरेंस है 2 स्टोक्स लाइन या 2 एंटी स्टोक्स लाइन के बीच का डिफरेंस है, कंसेक्यूटिव होने चाहिए लेकिन। और 12B किसके बीच का है, स्टोक्स और एंटी स्टोक्स के बीच का, है ना। फर्स्ट स्टोक और फर्स्ट एंटी स्टोक्स जो लाइन है इनके बीच का डिफरेंस कितना होता है, 12B। तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अच्छा, अभी देखो इस क्वेश्चन में ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं, दिस डिफरेंस, ये कितने का है, 8 का डिफरेंस है, ठीक है। और यहां पर जो आप डिफरेंस देख रहे हैं ये भी कितने का है, 8 का है। ये डिफरेंस अलग है, ठीक है ना, ये डिफरेंस भी अलग है, ये डिफरेंस भी अलग है, बाकी सब डिफरेंसेस जो है ना, अच्छा ये डिफरेंस 8 का नहीं है, ये डिफरेंस 8 का है, बट ये डिफरेंस अलग मिलेगा आपको, है ना। ये डिफरेंस तो काफी ज्यादा है यहाँ पे। तो ये आपको 8 है, ये आपको 8 मिल रहा है, और ये स्टोक्स लाइन है सारी की सारी, है ना। और ये डिफरेंस आपको 12, ये डिफरेंस आपको 12 मिल रहा है। तो ये ज्यादा मिलने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो 10170 है ना, दिस लाइन एक्चुअली कोरस्पॉन्ड टू द वाइब्रेशनल वन, ओके। तो ये जो सेंट्रल लाइन है, क्योंकि यहाँ डिफरेंसेस दोनों तरफ मुझे अलग अलग मिल रहे हैं, है ना, 8 से तो अलग ही मिल रहे हैं, यहाँ पर देखें तो 8 है, यहाँ पर 8 है, तो क्योंकि ये डिफरेंस अलग है तो ये दिस कोरस्पॉन्ड टू द वाइब्रेशनल। तो वाइब्रेशनल जो फ्रीक्वेंसी होगी ना वो यहीं से मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये जो आपको दे रखा है ना डेल्टा न्यू बार 10170 सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपको दे रखा है, ठीक है ना। डेल्टा न्यू कितना दे रखा है आपको, 10170 सेंटीमीटर इनवर्स।
तो आप बेसिकली अगर इसे वाइब्रेशनल ट्रीट करके चल रहे हो और ये हमारे पास इंसिडेंट रेडिएशन जो है इसका वेव नंबर है, तो इनके बीच का ये जो डिफरेंस आप देखोगे ना, दिस डिफरेंस ये आपको प्रोवाइड करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टोक्स लाइन। ठीक है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टोक्स लाइन अगर आपको फाइंड आउट करना है, इनके बीच का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, इनके बीच का डिफरेंस निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये वाइब्रेशनल है और ये इंसिडेंट रेडिएशन जो है उसका वेव नंबर है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे तभी तो मेरे पास आएगा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कितना है। ठीक है, तो जस्ट आप लोग जो है ना यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो न्यू बार स्टोक्स, तो स्टोक्स लाइन का यहाँ पर हम लोग जो है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा न्यू बार माइनस डेल्टा न्यू बार, तो वैल्यू आ जाएगी 12,500, ठीक है ना, 12,500 माइनस 10,170। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास आएगा ये 0, 3 और यहाँ से भी 3 और यहाँ से 2, इतना आपके पास सेंटीमीटर इनवर्स आ रहा है आंसर। ठीक है ना, तो ये है हमारे पास स्टोक्स लाइन के कोरस्पॉन्डिंगली वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें इतना मिल रहा है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि 4b का जो वैल्यू है, ये 2 स्टोक्स लाइन के बीच का डिफरेंस है ना, तो 2 स्टोक्स लाइन के बीच का डिफरेंस 8 है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि 4b का वैल्यू 8 के बराबर है, तो b का वैल्यू हो जाएगा 2 सेंटीमीटर इनवर्स। तो b का वैल्यू 2 मिल रहा है और वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आपको मिल रहा है 2330। तो बस ये आंसर है हमारे पास। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इसमें, ये जो क्वेश्चन है ना ह्यूंड्स रूल और एलएस कपलिंग से बेस्ड है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन आपको दे रखा है 1s2 2s2 2p2, तो यहाँ पर जो 2p2 है इसके अबाउट आपको देखना पड़ेगा एलएस कपलिंग करवा करके कि क्या हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम आ रहा है और क्या हमारे पास टर्म सिंबल्स होंगे। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी आप निकालना है तो वो तभी निकलेगा जब आप टर्म सिंबल्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, सो कार्बन के केस में हमारे पास है, ठीक है ना, 1s2 2s2 एंड 2p2, तो क्योंकि ये तो पहले से ऑलरेडी फिल्ड है ना, फुली फिल्ड है, तो इसके लिए हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पर ये जो p सब शेल में क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मौजूद हैं, तो पहले तो इनको फिल करो। सो 1 एंड 2, अब ml का वैल्यूज देखेंगे तो 1 0 -1 है ना, l का वैल्यू 1 होता है ना, ऑर्बिटल जो क्वांटम नंबर होता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर जो l का वैल्यू है p स्टेट के लिए, दैट वाज l = 1, तो ml का पॉसिबल वैल्यू हो सकता है -l से l, तो 1 0 -1। अब जब इनका समेशन करोगे ना, ml का समेशन जब आप करोगे तो यहां से मिलेगा मुझे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन जिसका ml का वैल्यू कितना है 1, तो यहां लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन जिसका ml का वैल्यू कितना है 1, प्लस में नेक्स्ट उसके बाद आएगा एक इलेक्ट्रॉन जिसके लिए ml का वैल्यू कितना है 0, तो एक इलेक्ट्रॉन जिसके लिए ml का वैल्यू कितना है 0, और यहां पर तो कुछ है ही नहीं तो नहीं लिखना है यहाँ पे, तो ये तो 0 हो गया, 1 आ गया है ना, l का वैल्यू कितना आ गया 1। नेक्स्ट बात करते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम की, तो देखो इसका स्पिन कितना है, हाफ है, इसका भी स्पिन कितना है, हाफ है, तो बस ऐड होगा यहाँ पे, तो हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा 1 के इक्वल, दोनों स्पिन अप है ना, तो ऐड हो जाएंगे, तो हाफ प्लस हाफ कितना हो गया 1 के इक्वल। और जे का पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकता है, l - s से लेकर के l + s तक, अगर ls कपलिंग यहाँ पे वैलिड है तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 - 1 = 0 एंड 1 + 1 = 2, तो 0 से लेकर के 2, तो ये 3 पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं। अगर s का वैल्यू 1 है तो मल्टीप्लिसिटी आप निकाल सकते हैं, विच इज 2s + 1, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 × 1 + 1 यानी 3, और जो l = 1 है दैट कोरस्पॉन्ड टू द p स्टेट, दैट कोरस्पॉन्ड टू द p स्टेट। तो बस टर्म सिंबल्स फाइंड आउट हो चुके हैं 3, ठीक है ना, ये होता है ना टर्म सिंबल, इस प्रकार से लिखते हैं l एंड देन वी हैव 2s + 1 एंड देन वी हैव j। ठीक है, तो टर्म सिंबल आपके पास आ जाते हैं यहां से 3p 0 1 एंड 2, करेक्ट है, 3p 0 1 एंड 2। अब इनमें से ग्राउंड स्टेट में कौन लाई करेगा, तो ये निर्धारित करेगा यहां पर लेस देन हाफ फील्ड का केस बन रहा है, मोर देन हाफ फील्ड का, या एग्जैक्टली हाफ फील्ड का। अगर लेस देन हाफ फील्ड का केस बनता है तो लोअर वैल्यू ऑफ जे जो है वो हमारे पास ग्राउंड स्टेट में लाई करेगा, यानी उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। अगर एग्जैक्टली हाफ फील्ड होता है तो एग्जैक्टली हाफ फील्ड में हमारे पास क्या होगा, जो एल का वैल्यू होगा वो 0 के इक्वल, ठीक है ना, एग्जैक्टली हाफ फील्ड में, और जो हमारे पास जे का वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू एस, ठीक है ना, जे का वैल्यू कितना होगा एस के इक्वल, ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड में है। मोर देन हाफ फील्ड में क्या होगा कि जो हायर वैल्यू ऑफ जे है ना टर्म सिंबल्स के अंदर, वो हमारे पास ग्राउंड स्टेट में लाई करती है अकॉर्डिंग टू द हुंड्स रूल, यानी उसका एनर्जी सबसे लीस्ट होगा। तो डिक्रीजिंग में सबसे कम जो एनर्जी होगी दैट वाज ऑब्वियसली 3p0, क्योंकि यहां पर जो केस बन रखा है वो है लेस देन हाफ फील्ड का, लेस देन हाफ फील्ड, क्योंकि हाफ फील्ड में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे ना, तो उससे तो कम ही है, 1 and 2 है।
ठीक है। तो क्योंकि ये लेस देन हाफ फिल्ड का केस है, सो अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल जो लोअर वैल्यू ऑफ जे है दैट लाइज इन द ग्राउंड स्टेट, यानी उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी सबसे कम मिलनी है आपको, ठीक है। तो 3p0, तो ये ऑर्डर आपको मिलना चाहिए। देखो तो यहां एक ही ऑप्शन में मैच कर रहा है, यहां पे 3p0, सो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 3p0 जो है ना इसका सबसे लोएस्ट एनर्जी है, दिस वाज द आंसर, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द एटॉमिक एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।